नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पूर्वैया डीएनए। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। कहते हैं जिस घर में साफ सफाई होती है वहां लक्ष्मी वास करती है, यानी वहां धन की बारिश होती है। लेकिन यही बात अगर किसी शहर से जोड़कर देखें तो इसे यूं कह सकते हैं कि जहां साफ सफाई का सरकारी अभियान चलता है वहां धन की बारिश होती है। ये अलग बात है कि वो शहर साफ हो ना हो, सरकारी खजाना जरूर साफ हो जाता है और साफ सफाई के नाम पर सरकारी बाबुओं की जेब में धन की बारिश हो जाती है। वैसे धन की बारिश उस शहर पर भी होगी जो स्मार्ट कहलाने के लिए चुने गए हैं। इसके लिए साफ सफाई होना जरूरी नहीं है। अब देख लीजिए बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर और भागलपुर को साफ सफाई के मामले में कितने अव्वल हैं ये शहर, बताना जरूरी नहीं, लेकिन स्मार्ट सिटी कहलाने लायक इस शहर को चुना गया है। स्वागत है। और अगले 5 सालों में 500 करोड़ की बारिश होगी इन शहरों पर। लेकिन क्या इस बारिश से ये शहर स्मार्ट बन जाएंगे? वैसे बारिश जब जब होती है नदियां रौद्र रूप दिखाती हुई सब कुछ तहस नहस कर देती हैं और फिर उस तहस नहस को ठीक करने के लिए सरकारी खजाने से धन की बारिश होती है, लेकिन ठीक कुछ होता नहीं। तो आज इन्हीं तमाम मसलों पर डीएनए टेस्ट की बारिश हम करेंगे, कुछ जानकारियों की बारिश करेंगे। देश के 100 में से 98 स्मार्ट सिटी के नाम का ऐलान हो गया है। 2 स्मार्ट सिटी के नाम का ऐलान बाद में होगा। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 12 स्मार्ट सिटी की घोषणा हुई है। एक शहर का नाम बाद में घोषित किया जाएगा। इसी तरह जम्मू कश्मीर से एक शहर का नाम भी बाद में घोषित किया जाएगा। 100 स्मार्ट सिटी पर अगले 5 साल में केंद्र सरकार 48,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जबकि राज्य सरकारें भी इतना ही पैसा खर्च करेंगी। हर स्मार्ट सिटी को 5 साल तक 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पहले चरण में 20 स्मार्ट सिटी, जबकि दूसरे चरण में 40 और तीसरे चरण में 40 स्मार्ट सिटी का निर्माण होगा। स्मार्ट सिटी के लिए बिहार से मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहार शरीफ का चयन हुआ है, जबकि झारखंड से रांची एकमात्र शहर है जो स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित होगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 98 शहरों के 13 करोड़ लोगों को फायदा होगा। इसमें से 35% जनसंख्या शहरी होगी। 98 स्मार्ट सिटी में 24 बिजनेस और इंडस्ट्री सेंटर, 18 कल्चरल एंड टूरिस्ट सेंटर और 3 एजुकेशन और हेल्थ केयर हब होंगे। आइए अब आपको स्मार्ट सिटी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां बताते हैं। स्मार्ट सिटी के लिए 5 साल में 48,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जिन इलाकों का स्मार्ट सिटी के लिए चयन हुआ है उसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत विकसित किया जाएगा। स्मार्ट सिटी में 24 घंटे बिजली पानी की व्यवस्था होगी। शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं होंगी। साइबर कनेक्टिविटी और ई गवर्नेंस की सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी। इसके अलावा स्मार्ट सिटी में हाईटेक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बहाल किया जाएगा ताकि लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। साफ सफाई का पूरा इंतजाम होगा। इसके लिए नालियों और कचरा का 100% इंतजाम होगा। शहर स्मार्ट दिखे इसके लिए शहरों से झुग्गी झोपड़ियों को हटाया जाएगा। झुग्गी वालों के लिए वैकल्पिक सुविधा मुहैया कराई जाएगी और 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराया जाएगा। आइए अब जरा ग्लोबल चश्मे से देखने की कोशिश करते हैं कि स्मार्ट सिटी का आखिर मतलब है क्या। स्मार्ट सिटी यानी वो शहर है जहां हर बुनियादी सुविधाएं मौजूद हों, जो विकास के सांचे में हर पैमाने पर ढला हो, जहां शहर बसाने के लिए पर्यावरण के नाम पर अनावश्यक छेड़छाड़ ना किया गया हो, शहरी आबो हवा के लिए हर सुविधा आसानी से मौजूद हो, जो एक आम जिंदगी की रोजमर्रा की जरूरत हो। स्मार्ट सिटी की लिस्ट में पहले पायदान पर है बार्सिलोना। स्पेन के इस शहर की आबादी 16 लाख से ज्यादा है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वाला शहर न्यूयॉर्क स्मार्ट सिटी की लिस्ट में दूसरे पायदान पर है। यूरोपियन शैली की शानदार इमारतों का शहर और यूरोप का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर लंदन इस लिस्ट में तीसरे पायदान पर है। लेकिन सवाल साफ सफाई का है तो उसके लिए हम एक तस्वीर दिखाते हैं। साफ सफाई का सीधा संबंध मानव स्वास्थ्य से है। गंदगी से डायरिया, कालरा, मलेरिया जैसी कई बीमारियां फैलती हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्वच्छता को लेकर बेहद गंभीर थे। उन्होंने स्वच्छ भारत का सपना देखा था। वे चाहते थे कि भारत के सभी नागरिक एक साथ मिलकर देश को स्वच्छ बनाने के लिए कार्य करें। उनके इस सपने को पूरा करने के लिए 2 अक्टूबर 2014 को पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य 2019 तक भारत को स्वच्छ बनाना है ताकि बापू की 150वीं जयंती को इस लक्ष्य की प्राप्ति के रूप में मनाया जा सके। इसे लेकर पीएम मोदी खुद हाथ में झाड़ू लेकर सड़कों पर निकले। लेकिन उसके बाद भी क्या लोग साफ सफाई को लेकर जागरूक हुए हैं? जो तस्वीर छोटे शहरों की दिख रही है उसे देखकर तो कहा जा सकता है कि राष्ट्रपिता का सपना और पीएम का लक्ष्य मुश्किल में है। इस विषय पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आप सहरसा से आई ये रिपोर्ट देखिए।
ये तस्वीर किसी डंप यार्ड की नहीं, बल्कि कोसी इलाके की राजधानी सहरसा की है। शहर में कचरा प्रबंधन की कोई व्यवस्था नहीं है। यही कारण है कि सहरसा शहर कम, कचरे का ढेर ज्यादा लगता है। गंदगी कहीं एक जगह नहीं, आप जिस गली, जिस मोहल्ले में जाएंगे वहाँ कचरा ही कचरा नजर आएगा। सहरसा का नाम कचरे के अंबार पर सहरसा है। सहरसा कचरा, सहरसा जिला कचरा जिला। देखने में इतना बदबू लगता है, देखने में बहुत खराबी है ना, परेशानी है। बीमारी का खतरा बना हुआ है और सुबह में भी मॉर्निंग वॉक आते हैं तो इसी तरह से आना जाना होता है। ये रोजमर्रा का स्थिति है, बहुत ज़्यादा परेशानी है यहाँ पर। शहर में गंदगी का आलम तब है जब प्रधानमंत्री के आह्वान पर देश में स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने 2019 तक भारत को स्वच्छ बनाने का लक्ष्य तय किया है। पीएम के मकसद को कोई और नहीं, यहाँ के जिम्मेवार अधिकारी ही पलीता लगा रहे हैं। इस संदर्भ में हमने व्यक्तिगत रूप से कार्यपालक पदाधिकारी से बात की है और सरकार ने आपको कचरा का जो प्रबंधन है उसके लिए राशि भी उपलब्ध कराई है और नगर परिषद के द्वारा उपयुक्त स्थल की खोज की जा रही है और शीघ्र ही इस संदर्भ में आश्वासन दिया गया है कि कचरा प्रबंधन के दृष्टिकोण से भूमि की अर्जन की जाएगी। सहरसा में इस गंदगी के लिए प्रशासन जितना जिम्मेदार है उतना ही आम आदमी, क्योंकि साफ सफाई की जिम्मेदारी हम सबकी है। जब तक सामूहिक प्रयास नहीं होगा तब तक हम महात्मा गांधी के सपने को पूरा नहीं कर पाएंगे। मुकेश कुमार सिंह, जी मीडिया, सहरसा। जहां मानव आवास और मानवीय क्रियाएं होंगी वहां ठोस अपशिष्ट पदार्थ यानी सॉलिड वेस्ट पाया ही जाएगा। नियोजित शहरी क्षेत्रों में इस कचरे के निस्तारण का काम नगरपालिका या नगर निगमों का होता है। पिछली एक सदी में स्वच्छता और कचरा प्रबंधन एक विज्ञान बनकर उभरा है। शहर चाहे अमीर हो या गरीब, वहां कचरा निस्तारण की आवश्यकता कम हो या अधिक, कोई भी नगरपालिका एक बुनियादी तंत्र के बिना कचरा प्रबंधन नहीं कर सकती। आमतौर पर कचरा घरों, बाजारों, कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों से आता है। इसके निस्तारण के लिए एक चेन है। लोग निर्धारित स्थानों पर कचरा डालते हैं। नगरपालिका के लोग उसे वहां से उठाकर शहर के बाहर लैंडफिल यानी कचरे निस्तारण के लिए नियत स्थान में डाल देते हैं या दूसरे माध्यमों से इसे नष्ट कर देते हैं। लेकिन हमारे देश में जागरूकता के अभाव में कचरे का उचित निस्तारण नहीं हो पाता। लोग सड़क, गली, मोहल्ले की साफ सफाई को अपनी निजी जिम्मेदारी नहीं समझते, वे सरकार के ऊपर सब छोड़ देते हैं। लेकिन दुनिया के कुछ देश ऐसे भी हैं जिनसे हम साफ सफाई और कचरा प्रबंधन के बारे में हमें सीखना चाहिए। अमेरिका में हर साल 15 नवंबर को रिसाइकिल दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद लोगों को सॉलिड वेस्ट के दोबारा उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाना है। नॉर्वे एक ऐसा देश है जो कचरा आयात करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में 50% से ज्यादा बिजली कचरे को जलाकर पैदा की जाती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल 72 लाख टन खतरनाक औद्योगिक अपशिष्ट, 4 लाख टन इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट, 15 लाख टन प्लास्टिक अपशिष्ट, 17 लाख टन चिकित्सा अपशिष्ट और 480 लाख टन घरेलू अपशिष्ट निकलता है। अगर हम इसका सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हम बिजली का उत्पादन कर ऊर्जा की बड़ी जरूरत को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा कचरा से खाद भी बनाया जा सकता है। अपने देश भारत में भी स्वच्छता को लेकर निर्मल भारत अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 2017 तक देश के हर घर में शौचालय बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। केंद्र की मोदी सरकार का सपना है कि 2019 तक भारत गंदगी मुक्त हो जाए। इसके लिए स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है और 2022 तक देश में ठोस और तरल कचरा के प्रबंधन को प्रभावी तरीके से लागू करना है। लेकिन यह अभियान तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक देश का हर नागरिक साफ सफाई को अपनी जिम्मेदारी नहीं समझे। सरकार और स्वयंसेवी संस्थाएं पहल कर सकती हैं, आपको जागरूक कर सकती हैं, लेकिन इस अभियान में जनता की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। हम उम्मीद करते हैं हमारे देश के लोग भी अमेरिका और नॉर्वे से प्रेरित होंगे और सरकार ने जो लक्ष्य तय किया है उसको पूरा करने में पूरी मदद करेंगे। पुरवैया डीएनए में वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के उस पार पुरवैया डीएनए जारी है। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। नदियों को जीवनदायिनी कहा जाता है, लेकिन बिहार की नदियां अपने इस ममतामयी रूप में
शायद ही कभी नजर आती हैं। कभी बाढ़ तो कभी कटाव से वो लोगों को डराती हैं। आपको बता दें कि बिहार से प्रवाहित होने वाली विभिन्न नदियों की कुल लंबाई 4,414 किलोमीटर है। ज्यादा नदियों के कारण हर साल बिहार का कोई ना कोई हिस्सा बाढ़ की मार झेलता है। सिर्फ उत्तर बिहार में 8.36 लाख हेक्टेयर जमीन पूरे साल पानी में डूबी रहती है। लगभग 80 लाख लोग बाढ़ से सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं। बाढ़ के कारण हर साल जान माल का भारी नुकसान तो हो ही रहा है, साथ ही हर साल लाखों हेक्टेयर खेती योग्य जमीन भी नदियों के जद में आ रही हैं। नदियां जिस तरह से कटाव कर रही हैं वो गंभीर खतरे का संकेत है। पहले गंगा के कटाव से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए, फिर आगे इस विषय पर चर्चा करेंगे। भोजपुर में एक के बाद एक घर गंगा की आगोश में समा रहे हैं। जैसे जैसे गंगा का पानी बढ़ रहा है, लोगों में दहशत भी बढ़ती जा रही है। पीपरपाती गांव में दर्जनों घर गंगा में समा चुके हैं और जो घर बचे हैं उसमें रहना जान जोखिम में डालने जैसा है। गंगा की धारा कब घरों को बहा ले जाए, इस डर से लोग रात भर पहरा दे रहे हैं। जाग जाग कर ये पहरा देती हैं कि कब ढह जाए, ऐसे रात को जागना पड़ता है। बाल बच्चे कहीं दूसरे के यहाँ रहते हैं तो रात में डर लगता है कि कब मने गिर जाएगा। बाल बच्चे को दूसरे के तरफ इधर उधर रखते हैं। गंगा नदी में आए उफान से दर्जनों लोग बेघर हो गए हैं और जो बचे हैं सुरक्षित जगह की तलाश में निकल पड़े हैं। मदद के नाम पर 1 रुपया तक नहीं मिला है। 60 फीट हमारा कट गया। 60 फीट कट गया। हाँ, द्वार घर सब लेकर के 60 फीट कट गया। करीबन 20 फीट बच गया है, ये ढहा हुआ है। अभी आप लोग कहाँ रहते हैं? अभी दूसरे के द्वार पर बैठे रहते हैं, पेड़ तोड़ के धरो पर। गंगा नदी में उफान और कटाव यहाँ के लोगों के लिए नई बात नहीं है, लेकिन कटाव से बचाव के लिए अभी तक कोई बेहतर इंतजाम नहीं किए गए, जिससे पीपरपाती गांव के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। कटाव को रोकने के लिए प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अस्थायी प्रयास नहीं किया जा रहा है और इससे लगता नहीं कटाव रुकने वाला है। यदि सरकार और प्रशासन मिल करके और यदि अस्थायी प्रयास नहीं करे तो ऐसा हो सकता है कि हमारा गांव धीरे धीरे 2 घर 3 घर ऐसे करके और धीरे धीरे 2-3 साल में पूरा गांव विलीन हो जाएगा। सरकार ने कटाव से बचाव के लिए नदी किनारे बालू की बोरियां डालने की घोषणा की थी, लेकिन ये योजना फाइलों में ही रह गई और जब कई घर कट गए तब नुकसान का आकलन करवाया जा रहा है। मनीष कुमार, जी मीडिया, आरा। नदियों के किनारे सभ्यताओं का विकास हुआ, लेकिन अब नदियां जिस तरह से रास्ता बदल रही हैं, जिस तरह से तेजी से कटाव हो रहा है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि नदियों के किनारे बसना अब सेफ नहीं है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया। इसकी पड़ताल करने पर यही पता चलता है कि इसके लिए खुद इंसान जिम्मेदार है। बिजली और जल के लिए उसने नदियों पर बड़े बड़े बांध बना लिए, जंगल की अंधाधुंध कटाई की, पेड़ पौधों के काटे जाने के कारण उपजाऊ मिट्टी बहकर नदी में चली गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल करीब 6000 टन उपजाऊ ऊपरी मिट्टी का कटाव होता है। इसका हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। फिलहाल इन चीजों को हम नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन हम जल्द नहीं चेते तो आने वाले दिनों में इंसान की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। इसको रोकने के लिए हमें नदियों के किनारे वृक्षारोपण करना चाहिए। कटाव रोकने का यह सबसे कारगर तरीका है, क्योंकि वृक्ष मिट्टी को बांधे रखते हैं। कटाव प्रभावित क्षेत्रों में बांध बनाकर कुछ हद तक कटाव को रोका जा सकता है, लेकिन ये लंबी अवधि के लिए नहीं, तात्कालिक उपाय है। जहां तेजी से कटाव हो रहा है वहां पत्थर के बोल्डर और बोरियों में रेत भरकर नदी की धार को रोका जा सकता है। कोसी के तांडव को परकोपायरिन और एंटीरोजन से काफी हद तक कम किया गया है। जिन लोगों की जमीन नदी में समाहित हो जाती है उनके सामने रखने खाने की समस्या गंभीर हो जाती है, लेकिन वैसे लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ऐसे लोगों के लिए कई योजनाएं भी चला रही है। कटाव पीड़ितों को बसाने की जिम्मेदारी सरकार की है। इसके लिए लोगों को जिला अधिकारी के पास आवेदन देना होता है। गांव में सरकारी जमीन नहीं रहने पर सरकार जमीन का अधिग्रहण करती है और फिर पीड़ितों को देती है। पर्यावरण को लेकर अगर लोग जागरूक हो जाएं तो काफी हद तक इस तरह की समस्याओं को काबू में किया जा सकता है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, यहां पर जल्द हाजिर होते हैं।
पुरवैया डीएनए में बात एक ऐसी खबर की जो न सिर्फ आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगी, बल्कि खेती किसानी को लेकर अगर आपके मन में कोई नकारात्मक सोच है तो उसे भी दूर करेगी। हम बात करेंगे पलामू के एक ऐसे किसान की जिसने अपनी मेहनत और नई सोच से बंजर भूमि को न सिर्फ हरा भरा कर दिया, बल्कि इलाके में खेती को एक नया आयाम देने का काम किया। जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ते बनाए वो ही इंसान है। जी हाँ, किसी शायर की ये पंक्ति पलामू के गुरदमा गांव के रहने वाले मुंशी महतो पर सटीक बैठती है, जिन्होंने बंजर पड़े खेत को अपनी मेहनत से हरा भरा कर दिया। पारंपरिक खेती से अलग हटकर सब्जी की उन्नत खेती के लिए मुंशी महतो को सरकार ने उत्कृष्टता का अवार्ड दिया है। यूं तो मुंशी महतो कई तरह की सब्जियां उपजाते हैं, लेकिन उनको अवार्ड मिला है गोभी और मंगरेल की उन्नत खेती के लिए। पुरस्कार के लिए अभी मैंने उद्यान विभाग से जो है सो राज्य स्तरीय पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार मैंने पाया मंगरेला के लिए, और विश्वविद्यालय से भी मैंने 2013 में पत्ता गोभी में प्रथम पुरस्कार राज्य सरकार का। पारंपरिक खेती में हो रहे घाटे और प्रकृति की मार से तंग होकर मुंशी महतो ने सब्जी की खेती शुरू कर दी, जिससे न सिर्फ उनकी पैदावार बम्पर हुई, बल्कि उनकी माली हालत भी सुधरने लगी है। वो अनावृष्टि के चलते हम लोग का धान गेहूं का फसल जो है काफ़ी प्रभावित हुआ करता था, जिससे कि हमारा कोई पारिवारिक भरण पोषण का भी गुंजाइश नहीं हो पाता था। मैंने एक नया रास्ता अपनाया, आज साग सब्जी का खेती करना, उद्यानिक पौधों की खेती करना, मुर्गी पालन करना। इससे परिवार को रोजगार से हमेशा जुड़ाव बना रहा और साथ ही आमदनी का भी जरिया अग्रसर होता रहा। अपनी मेहनत और बूते खुद की किस्मत बदलने वाले मुंशी महतो की इस कामयाबी की चर्चा इलाके के लोगों की जुबान पर है, और इस खेत की हरियाली देखकर हर कोई उनके जैसा खेती करना चाह रहा है। अमित कुमार, जी मीडिया, पलामू। हमारे देश के ज्यादातर किसान कम पढ़े लिखे हैं, उन्हें खेती की नई तकनीक की जानकारी नहीं होती, जिस कारण वो फसल का उत्पादन नहीं बढ़ा पाते। आइए उन किसानों को हम बताते हैं कैसे वे मुंशी महतो की तरह कारनामा कर सकते हैं। किसान बंजर जमीन पर फसल लगाने से पहले उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों से चर्चा करें और फसल के बारे में और उसकी बीमारियों की जानकारी हासिल करें। इसके अलावा खाद और बीज के बारे में पूरी जानकारी हासिल करें, जैसे 1 एकड़ में कितना बीज लगेगा, कितना खाद लगेगा और फसल में खाद देने की विधि क्या है, क्योंकि पैदावार बढ़ाने के लिए जानकारियां अहम हैं। बंजर जमीन पर खेती की मल्चिंग पद्धति काफी कारगर है। ये कम पानी में उन्नत खेती की नई तकनीक है। इजराइल में इस तकनीक से खेती होती है। भारत के राजस्थान में भी ये तकनीक अपनाई जा रही है। वहां की सरकार इस पद्धति से खेती करने वाले किसानों को 50% तक की सब्सिडी देती है। फिलहाल पुरवैया डीएनए में बस इतना ही। नमस्कार।